सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो इसके लिए पुस्तकों में बतलाया गया है, यह आरूढ़ लग्न की बात हो जाती है। आरूढ़ लग्न में पद लग्न उपपद लग्न कहते हैं। तो आरूढ़ लग्न किसे कहते हैं इसको समझा जाए। जब आ जाता है तो कुछ नए नए शब्द मिलते हैं, कुछ नए नए शब्द मिलते हैं और उन नए शब्दों को हम लोगों को समझना चाहिए। तो इसके लिए एक दो श्लोक और भी हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में। आप पढ़ेंगे, हमारे पास में जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है हमने पढ़ा था परसों तरसों, याद आ रहा है कि जनु लग्न स्वामी जावत दूरम ही तिष्ठति तावत दूरम तदग्रे च लग्ना दूढ़म च कथ्यते। ऐसे करके श्लोक है कि तावत दूरम तदग्रे च लग्नारूढ़म च कथ्यते। तदग्रे दूरम मतलब जावत दूरम तदग्रे च लग्नारूढ़म च कथ्यते। यानी कि इस पुस्तक में तो जो बातें बतला दी जाती है वह लग्न को आधार मानकर बतलाया जाता है। लग्न को आधार मानकर बतलाया जाता है। तो आरूढ़ लग्न कैसे बनेगा? तो यदि लग्न सभी भावों के आरूढ़ भाव होते हैं, सभी भावों के आरूढ़ भाव होते हैं, लग्न के आरूढ़ लग्न होते हैं, तो लग्न का जो नियम है वही नियम सभी भावों के लिए लगते हैं। तो अब आरूढ़ लग्न कैसे हम समझें? तो लग्नेश लग्न भाव से जितना आगे हो, अब तो यहाँ पर लग्नेश जो है सूर्य देव हैं, अपने भाव से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। किसी व्यक्ति का लग्नेश अपने भाव से चौथे भी हो सकता है, 8वें भी हो सकता है, 10वें भी हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो इस उदाहरण कुंडली के अनुसार लग्नेश अपने से दूसरे भाव में है, तो सूत्र कहता है कि जावत दूरम तद अग्रे च लग्नारूढ़म ज कथ्यते। इससे पहला सूत्र स्टेजा समझे कि जावत दूरम ही तिष्ठति, जावत दूरम ही तिष्ठति, यानी कि जितने दूर वह बैठा है, तो यह कितने दूर बैठा है? दूसरे भाव में बैठा है। तो तावत दूरम तद अग्रेचा, तो फिर वहां से उतनी ही दूरी। तो अगर सूर्य देव यहाँ से दूसरे बैठे हुए तो सूर्य से दूसरा, तो आरूढ़ लग्न इस उदाहरण कुंडली में कौन सा भाव हो गया? तीसरा भाव हो, तीसरा भाव। अब आप लोगों में से बोले कि आपका लग्न किस भाव में है, तो एक सूत्र पर इसको हम लोग समझ लेंगे, फिर पद लग्न हम लोग समझ लेंगे आसानी से। गुरुजी 4th हाउस में, क्या? चौथे भाव में, चौथे भाव में। अगर लग्नेश चौथे भाव में है तो फिर चौथे से चौथा गिन लेंगे, चौथे से 7वां हो गया, 7वां हो गया। अगर 7वें भाव में अगर लग्नेश है तो 7वें से 7वां गिनेंगे, आरूढ़ लग्न भी लग्न ही हो जाएगा। अगर 10म भाव में है तो 10म से 10म गिनेंगे, यानी कि लग्नेश जिस भाव में है उस भाव से उतनी ही भाव आगे। अगर 11वें भाव में लग्नेश हो तो आरूढ़ लग्न कौन होगा, आप लोग बतलाइए। अगर लग्नेश 11वें भाव में हो तो आरूढ़ लग्न कौन सा भाव होगा? नवम, 11 से 11वां भाव, नवम भाव, नवम भाव। तो आरूढ़ लग्न समझ गए कि आरूढ़ लग्न क्या होता है? जी गुरुजी।
अब इसी में अब उपपद किसे कहते हैं? तो उपपद के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि लग्ने भी समे भी प्रधनस्य पदमुपदम समलग्ने व्यस्य च पदमुपदम भवेत्। तो यदि विषम लग्न हो तो दूसरे भाव सम हो तो 12। सम हो तो 12वां। अभी इसका उपपद कौन हो जाएगा लग्न का? तो लग्न का यह विषम लग्न है तो इसका दूसरा भाव तो दूसरे भाव के स्वामी को देखेंगे कि कहाँ है, दूसरे भाव के। स्वामी का है। तो दूसरे भाव के स्वामी अपने भाव से दूसरे बैठे हुए हैं, तो फिर जहां दूसरे बैठ गए तो वहां से दूसरे, यानी कि चौथा भाव उपपद हो गया। इस उदाहरण कुंडली का उपपद भाव कौन हुआ? अब ना बोलेंगे आप लोग। वृश्चिक। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हो गया। तो यह नियम है कि उपपद से दूसरे भाव का स्वामी जितना अच्छा हो, उपपद से दूसरे भाव का स्वामी जितना अच्छा हो, जीवन साथी उतना ही अच्छा। तो इस उदाहरण कुंडली में जो उपपद बन रहा है पांचवा भाव बना, एक तो भाव के आधार पर शुभ हो गया क्योंकि त्रिकोण भाव है। भाव में बैठे हुए ग्रह नवमेश एवं चतुर्थेश है, यह शुभ हो गया। भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, भाव का स्वामी शुभ भाव में है, भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त है। बात विवाह की हो तो वहां पे पापग्रह भी शुभ ग्रह का काम करते हैं यदि वो सप्तमेश है। तो जिस भाव के बारे में विचार किया जाए उस भाव के स्वामी को कभी भी पापग्रह नहीं कह सकते। भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि, भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि क्या है? उपपद भाव पे। इस उदाहरण कुंडली में उपपद भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है? नहीं है गुरुजी। नहीं है। अगर वही पापग्रह की दृष्टि, मतलब इसको यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया सब शुभ शुभ हो रहा है। कुछ कुंडलियां ऐसी भी होंगी जो मिला जुला असर होगा, तो हम लोग अपने विवेक से मिले जुले असर का हम लोग प्रभाव देखेंगे, समझेंगे कि हाँ कैसा है नहीं है। ज्यादा पाप प्रभावित है तो उतना स्थिति खराब, जितना अच्छा है उतना अच्छा। यानी कि उपपद से दूसरे भाव का स्वामी जितना अच्छा हो या उपपद से दूसरा भाव जितना ही अच्छा हो, जीवन साथी उतना ही अच्छा। भाव जितना खराब हो, उपपद से दूसरे का स्वामी या उपपद से दूसरा भाव जितना ही खराब उतना ही नीच स्वभाव। बातें स्पष्ट हुआ? बातें स्पष्ट हुई या नहीं हुआ? या हम लिफ्ट हो गए क्लास से? नहीं गुरुदेव, लेफ्ट नहीं हूँ। नहीं हुए तो कुछ बोलना चाहिए ना। गुरुजी मैं थोड़ा हाँ जी, मिसलेट हमने की होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में को नैसर्गिक शुभाग्रह, सप्तम भाव में यदि नैसर्गिक शुभाग्रह की स्थिति बनती हो, सप्तम भाव पर यदि नैसर्गिक
शुभाग्रह की स्थिति बनती हो या नैसर्गिक शुभाग्रह देख रहा हो तो जीवन साथी सामान्यतः सम आयु का होता है। मतलब कि प्रश्न कितने आदमी पूछ देते हैं कि जीवन साथी का मतलब कि उम्र कितना होगा, कोई ज्यादा खास अंतर तो नहीं होगा या खास अंतर होगा, पंडित जी इसके बारे में बतलाएं। यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यदि यह प्रश्न हो तो यह समझा जाए कि यदि सातवें भाव पर नैसर्गिक शुभाग्रह का प्रभाव हो तो ज्यादा अंतर नहीं होता, सम आयु की बात होती है। सम आयु का मतलब क्या होता है? लगभग कुछ वर्षों का अंतर, 2-3 वर्षों का अंतर। लमसम बराबर। हाँ, तो लगभग उसी को, ज्यादा अंतर नहीं। ये वाली बात होती है। और भी चीज होते हैं। ज्यादा अंतर के लिए गुरुजी। तो ज्यादा अंतर के लिए पापाग्रह देख रहा हो, नैसर्गिक पापाग्रह देख रहा हो तो ज्यादा अंतर, शुभाग्रह देख रहा हो तो सम आयु, दोनों मिला जुला हो तो फिर दोनों के तारतम्य को देखें कि कौन सा बलवान है। और गुरुजी कोई ना देख रहा हो तो? तो कोई नहीं देख रहा हो तो कुछ, तो फिर सातवें भाव के स्थिति सप्तमेश को देखेंगे कि सप्तमेश को शुभाग्रह देख रहा है, सप्तमेश शुभाग्रह से युत दृष्ट है या पापाग्रह से युत दृष्ट है। अगर महिला की कुंडली हो और चंद्रमा 11वें भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सौभाग्यशाली वाली बात होती है। 11वें भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छा होता है महिलाओं की कुंडली के लिए। लेकिन चंद्रमा जितना अच्छा हो उतना और अच्छा। वैसे छीन चंद्रमा को तो सदैव खराब ही कहा जाता है। धन्यवाद। महिला के कुंडली में तीसरे भाव के मंगल भी अच्छे माने गए हैं। तीसरे भाव का मंगल बहुत अच्छा माना गया है। अगर सप्तम भाव पर पापाग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव हो तो जीवन साथी का उम्र में ज्यादा अंतर होता है। आशा करते हैं कि आज की सभी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और आज की कक्षा के विषय में यदि आप लोगों को कोई बात चर्चा करनी हो, कहनी हो, रखनी हो तो रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और मनीष शुक्ला जी और कुछ कहिए, या सातवें भाव से संबंधित और कुछ बाकी रह गया क्या? इस सातवें भाव से गुरुदेव, ये तो आ गया अच्छे से समझ में। थोड़ा सा सातवें भाव से बीमारियों पर भी हो जाए, जो भी होते हैं सातवें भाव के। तो गुरुदेव विलंब में विवाह के लिए। हाँ, ये हो जाए गुरुदेव, समय